गुड मॉर्निंग। आज की हमारी क्लास है बीएड सेकेंड ईयर के लिए और हमारा विषय है ज्ञान तथा पाठ्यक्रम। ज्ञान तथा पाठ्यक्रम के अंतर्गत जो हमारी इकाई चल रही थी वो थी थर्ड। और कल हमने गांधी जी का जो शिक्षा दर्शन है वो पूरा का पूरा देख लिया था। गांधी जी के एक छोटा सा बेसिक सा हमने इंट्रोडक्शन से स्टार्ट किया था। इंट्रोडक्शन के बाद में हमने गांधी जी के शिक्षा दर्शन के क्या सिद्धांत थे, क्या उद्देश्य थे, उसका क्या अर्थ था, क्या विशेषताएं थी, ठीक है, वो सारी की सारी चीजें हमने देख ली थी। बुनियादी शिक्षा के अंतर्गत जो गांधी जी ने शिक्षा दी है वो किस प्रकार की थी, उसके भी जो मेन पॉइंट्स थे वो सारे के सारे देख लिए थे। फिर गांधी जी के अनुसार शिक्षक का स्थान कैसा होना चाहिए वो भी हमने देख लिया था और वो हमारा गांधी जी की शिक्षा का दर्शन के अंतर्गत लास्ट टॉपिक था। अब क्योंकि हम बात कर रहे हैं शिक्षा शास्त्रियों की, जिन्होंने जो महान व्यक्तित्व है उन्होंने अपनी सद्बुद्धि का उपयोग कर किस प्रकार से शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति लाने का प्रयास किया और क्रांति लाई भी, और उनको किस प्रकार से शिक्षा में शामिल किया गया, उनके द्वारा सुझाए गए बिंदुओं को वो हम देख रहे हैं। इसी की कड़ी में महात्मा गांधी जी के बाद में अगर कोई दूसरा महान व्यक्तित्व का जो नाम आता है जिन्होंने शिक्षा के अंतर्गत अपना संपूर्ण योगदान दिया एक समाज को सुधारने के लिए, जो कि समाज सुधारक भी रहे हैं, जो कि शिक्षा शास्त्री भी रहे हैं, जिन्होंने जो कि एक महान व्यक्तित्व भी रहे हैं और जिन्होंने पूर्णतः प्रयास किया कि एक जो समाज है वो सुधर जाए, क्योंकि समाज सुधरेगा तो स्वतः ही राष्ट्र का कल्याण अवश्य ही होगा। तो उन्हीं के अंतर्गत है रविंद्रनाथ टैगोर जी के बारे में हम आज पढ़ेंगे। इनके छोटे से बेसिक से इंफॉर्मेशन से स्टार्ट करते हैं, फिर इन्होंने कौन कौन सी चीजें थी इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल पढ़ेंगे और फिर मैं आपको समझा दूंगी। रविंद्रनाथ टैगोर जो है उन्होंने अपने आप पर कार्य किया और अपने आप को स्वयं एक शिक्षा शास्त्री के रूप में उभारने की कोशिश की। उनका मानना था कि जब तक हम दूसरों को दूसरों की मदद करते हैं, दूसरों को अपन सहायता करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब तक हम खुद के लिए वो चीजें नहीं करेंगे तब तक हम दूसरों के लिए नहीं कर सकते। वो कहते हैं ना कि जब जो इंसान अपने लिए स्टैंड नहीं ले सकता वो दूसरों के लिए क्या रहेगा। बस वही बात है, दूसरों को शिक्षा देने से पूर्व खुद को पूर्ण रूप से शिक्षित करना बहुत ज्यादा जरूरी है और उस मुकाम पे पहुंचना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इसीलिए उन्होंने स्वयं अपने आप को शिक्षा शास्त्री के रूप में घोषित किया, शिक्षा शास्त्री के रूप में माना। उन्होंने शिक्षा देनी स्टार्ट की, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं उनको लग रहा था कि कुछ कमी है, इसलिए उन्होंने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए विश्व भारती की स्थापना की। विश्व भारती उनके द्वारा बनाई गई एक उद्देश्य पूर्ति की थी, जिसके अंतर्गत शिक्षा के विभिन्न स्वरूपों को जाना गया। इसके साथ साथ में उनका जो परिवार था वो भी बहुत ही उच्च कोटि का परिवार था। उच्च कोटि का मतलब है कि वह अपनी संस्कृतियों से जुड़े हुए उनका परिवार था। उनके परिवार से ही उनके अंतर्गत इन सभी गुणों का विकास हुआ है। और उनका जिस प्रकार से जितने इंटेलिजेंट रविंद्रनाथ टैगोर थे, सीधी सी बात है उनके ये जो इंटेलिजेंसी है, जो भी वो इतने ज्यादा होशियार थे, जो इतनी बुद्धिमान थे, वो कहीं ना कहीं वो जो गुण है उनके परिवार से ही आए थे। और उनका परिवार भी बहुत ही गुणों का धनी था और उनके परिवार के अंतर्गत वो किन चीजों के जानकार थे, वो दर्शन, विज्ञान, संस्कृत, कविता एवं कला, संगीत, नाटक, राष्ट्र निर्माण, समाज सुधार, व्यापार व्यवसाय और आध्यात्मिक अनुवाद थे। यानी कि उनका जो परिवार है, उनके परिवार में ही उनको वो माहौल मिला कि जिसकी वजह से खुद रविंद्रनाथ टैगोर इतने गुणों के धनी हुए। सीधी सी बात है, हम बच्चे को जो सिखाएंगे, बच्चा जो होता है वो बहुत ही कोमल होता है, मिट्टी की तरह होता है। हम जिस आकार में उसको ढालेंगे वो उस आकार में ढल जाएगा। बस उसी की बात इनके परिवार वालों ने जानी और रविंद्रनाथ जी को शुरू से ही, स्टार्टिंग से ही, बाल्यावस्था से ही सारी की सारी चीजें देना स्टार्ट किया, क्योंकि वो खुद ये सारी चीजें जानते थे। इसीलिए उन्होंने रविंद्रनाथ को भी ये सारी चीजें दी।
जिसके माध्यम से उन्होंने शिक्षा के महत्व को समझा, इन सारी चीजों को जाना और ये माना कि सारी की सारी चीजें कितनी ज्यादा जरूरी है उस समय। वर्तमान स्थिति में भी बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं उस समय की बात कर रही हूँ जिस समय रविंद्रनाथ टैगोर जी का कार्य चल रहा था, कितनी ज्यादा जरूरी है। हम अगर एक बालक को हम चाहते हैं कि वो भविष्य में एक उच्च नागरिक बने, एक अच्छा भावी नागरिक बने, जो कि केवल राष्ट्र के हितों का कल्याण का कार्य करे, कभी भी उसमें बाधा न बने, तो उन सब के लिए बच्चे को ये सारी चीजें को ज्ञान होना बहुत ज्यादा जरूरी है। उसको दर्शन का भी ज्ञान होना बहुत जरूरी है, नैतिक शिक्षा का भी ज्ञान होना बहुत ज्यादा जरूरी है। वह ऐसे कार्य करे जो कि समाज सुधार की श्रेणी में भी आए, वो व्यापार व्यवसाय के अपने अंतर्गत निपुण हो और उनसे मेन मालूम अपनी आध्यात्मिकता को कभी भी नहीं छोड़े। तो ये जो बहुत सारे मेन पॉइंट थे जिनको इनके परिवार वालों ने इनको दिया और इन्होंने रविंद्रनाथ टैगोर ने बहुत ही आसानी से, बहुत ही गुणवत्ता युक्त इन सबको शिक्षा के अंतर्गत पिरोने के प्रयास किया और जो कि वो काफी हद तक सफल भी हुए। और इसके साथ साथ में रविंद्रनाथ टैगोर ऐसा नहीं है कि वो भारतीय है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो किसी और संस्कृति का अपमान करे, नहीं, वो पाश्चात्य सभ्यता को भी अच्छी भली भांति जानते थे, उनका भी सम्मान करते थे जितना कि वो भारतीय सभ्यता का करते थे। लेकिन कहीं ना कहीं वो इस भेदभाव से पूर्ण रूप से संभल चुके थे, जानते थे कि कहीं ना कहीं चीजें खराब हो रही है। जो पाश्चात्य जो संस्कृति है वो कहीं ना कहीं भारतीय संस्कृति को नष्ट करने के लिए ही लाई गई है, आई गई है या पनपी जा रही है। लेकिन फिर भी ये सब चीजें जानते हुए भी उन्होंने कभी भी ऐसे कोई भी कार्य नहीं किया जिससे कि एक संस्कृति के बचाव के लिए दूसरी संस्कृति को वो ठेस पहुंचाए। वे भारतीय आदर्शों के समर्थक थे, पाश्चात्य विचारों के प्रति भी वे जागृत थे। उनके शैक्षिक विचार उनके स्वानुभव पर आधारित थे। स्वानुभव, खुद के अनुभव पे रविंद्रनाथ टैगोर जी ने जो विचार दिए शिक्षा के अंतर्गत कि भाई शिक्षा ऐसी होनी चाहिए, शिक्षा वैसी होनी चाहिए, शिक्षा के अंतर्गत ये मेन पॉइंट होनी चाहिए, वो सारे के सारे उन्होंने खुद से अनुभव किए, खुद को उन्होंने पहले चीजें सीखी, खुद पर लागू की, उसके बाद में उन्होंने जाना कि हाँ ये विषय वस्तु या फिर ये विचार शिक्षा के क्षेत्र में होने बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। उन्होंने अपने शिक्षा सिद्धांतों की स्वयं खोज की, उनके शैक्षिक विचार उनके स्वानुभव पर आधारित है, ठीक है। उनकी बुद्धि इतनी तीव्र थी कि अपनी बुद्धि के सहारे किसी भी विषय की तय में बैठ सकते थे। सीधी सी बात है, बुद्धि तो तीव्र होगी ही जब उनका परिवार इतना अच्छा उच्च कोटि का विद्वान था। जब खुद रविंद्रनाथ टैगोर इतने उच्च कोटि के विद्वान थे, उनको सारी चीजों का ज्ञान था, तो सीधी सी बात है उनकी तो बुद्धि तीव्र होगी ही। और जब ऐसा उच्च कोटि का विद्वान जब किसी विषय को लेकर बैठेगा तो उसकी तय तक जाएगा ही। और जब ऐसी सारी चीजें बालकों के सामने प्रस्तुत होगी शिक्षा के तौर पर, तो सीधी सी बात है उस विषय वस्तु का, उस पाठ्यक्रम का एक लेवल ही अलग हो जाएगा। किसी पदार्थ की मूल प्रकृति एवं उसके वास्तविक स्वरूप का पता लगा लेने में वे सिद्धहस्त थे। यानी कोई भी चीज हो, कोई भी विषय वस्तु हो, किस प्रकार है, वो किस प्रकार की होनी चाहिए, वो कहाँ से आई है, ये सारी की सारी चीजें रविंद्रनाथ टैगोर भली भांति अपनी बुद्धि से सिद्ध कर लेते थे या बुद्धि से जान लेते थे। उनकी बुद्धि का ही यह कमाल था कि जिस समय भारतीय शिक्षा के क्षेत्र में पश्चिम का अनुकरण करने में सभी लगे हुए थे, उस समय वे आधुनिक भारतीय जीवन के अनुकूल एक शिक्षा प्रणाली की खोज कर रहे थे। जिस समय रविंद्रनाथ टैगोर जी जो थे उस समय क्या हो रहा था, सीधी सी बात है भारतीय संस्कृति को इतना ज्यादा पसंद नहीं किया जा रहा था। भारतीय मूल के कितने सारे लोग अपनी छत्र छाया को बचाने के लिए, अपने आर्थिक स्रोत को और बढ़ाने के लिए, है ना, वो लोग क्या कर रहे थे, वो पाश्चात्य सभ्यता को बढ़ावा दे रहे थे। अंग्रेजों के साथ मिल चुके थे। अंग्रेज उस समय, अंग्रेजों का एक ही दायित्व था, फूट डालो और राज करो। वो भारत को लूटने में लगे हुए थे और कहीं ना कहीं उनका सबसे मेन मोटिव ये भी था कि भारत एक पाश्चात्य देश बन जाए,
पाश्चात्य संस्कृति, पाश्चात्य सभ्यता को समझे, पाश्चात्य सभ्यता को अपना ले, तो इसीलिए उन्होंने सारी की सारी शिक्षा प्रणाली ही वैसे चलाई थी। खुद जब वो ऐसे थे तो सीधी सी बात है, वो चाहते थे कि भारतीय भी सब ऐसे हो जाए। तो उस समय क्या था, पाश्चात्य संस्कृति का बोलबाला चल रहा था, एक ऊंचे लेवल पर, इतनी चरम सीमा पर पहुंच चुका था। उसमें चीजें क्या होती है कि सभी लोग पाश्चात्य संस्कृति की तरफ भाग रहे थे, जिसका पलड़ा भारी होगा लोग उसी तरफ जाएंगे, है ना। तो पाश्चात्य संस्कृति की तरफ सबने अपना रुख मोड़ लिया था। लेकिन ऐसी स्थिति में भी रविंद्रनाथ टैगोर ने हार नहीं मानी और ना ही उन्होंने अपने स्वाभिमान को भूले, और उन्होंने अपनी मूल, अपनी मिट्टी को याद रखा, जो कि उनकी भारतीय सभ्यता, भारतीय संस्कृति थी। और ऐसी स्थिति होने के बावजूद भी उन्होंने भारतीय सभ्यता की ओर ही ध्यान दिया और भारतीय संस्कृति को और बढ़ावा देने के लिए शिक्षा के क्षेत्र में और अधिक कार्य किए, और उन्होंने सफलता भी प्राप्त की, क्योंकि ये सारी की सारी उनकी बुद्धि का ही कमाल है। टैगोर प्रकृतिवादी थे। रविंद्रनाथ टैगोर कैसे थे? प्रकृतिवादी। अगर आपसे कोई पूछे कि सबकी प्रकृति अलग अलग होती है, कि रविंद्रनाथ टैगोर कौन सी प्रकृति को सपोर्ट करते थे या फिर उनकी कौन सी स्थिति थी, तो उनकी जो की स्थिति होती प्रकृतिवादी थी। परंतु उनका प्रकृतिवाद रूसों के प्रकृतिवाद से भिन्न था। अब सीधी सी प्रकृतिवाद के अंतर्गत अगर हम देखें तो जो सबसे मुख्य जो प्रमुख व्यक्तित्व जो आते हैं वो है रूसो। ठीक है, रूसो ने ही सारी चीजें स्टार्ट की थी। तो यहाँ पर क्या कहा गया है, रविंद्रनाथ टैगोर भी प्रकृतिवादी थे, रूसो भी प्रकृतिवादी थे, लेकिन रूसो की जो प्रकृतिवाद था, जो भी उन्होंने जो सिद्धांत दिए, जो भी सारी चीजें बताई, वो उनसे बहुत ही अलग थी। रूसो ने समाज को सभी बुराइयों की जड़ माना है। क्या अभी मैंने आपको क्या बताया कि रूसो भी प्रकृतिवादी था, है ना, और रविंद्रनाथ टैगोर भी प्रकृतिवादी थे। दोनों थे अलग, एक ही थे, सॉरी, प्रकृतिवादी, लेकिन दोनों की जो सोचने समझने की जो विचारधारा है वो दोनों की अपोजिट थी, दोनों की भिन्न भिन्न थी। रूसो क्या कहता था कि समाज बुराइयों की जड़ है, समाज के अंतर्गत अनशंट बुराइयां भरी हुई है, अनशंट संस्कृति रीति रिवाज भरे हुए हैं। सभी जो भी बुराई समाज में, जो भी बुराई व्यक्ति के अंतर्गत विद्यमान है, वो सारी की सारी समाज से ही आती है। उन्होंने समाज का तिरस्कार ही किया है, समाज को कहीं पर भी फिट नहीं किया, किसी भी स्थिति में समाज को बुरा ही माना है। लेकिन रविंद्रनाथ टैगोर ऐसा नहीं मानते थे, वो समाज को हृदय मानते थे, क्योंकि व्यक्ति जो है वो समाज से ही निकल कर आता है, समाज में रहता है, समाज के सारे कार्य करता है, जो और यहाँ तक कि जो विद्यालय है वो समाज का ही एक संस्था है, सामाजिक संस्था है। विद्यालय भी समाज में रहकर ही विद्यालय बनता है, विद्यालय के कार्यकलाप सारे के सारे होते हैं। एक बच्चा जो है वो परिवार से निकलकर भी विद्यालय में जाता है, विद्यालय से निकलकर वापस परिवार में आता है। परिवार क्या है? परिवार समाज की सबसे छोटी इकाई है ना। इसीलिए रविंद्रनाथ टैगोर ने समाज को हृदय माना है, और उन्होंने यही प्रयास किए हैं कि समाज एक ऊंचाई के स्तर पर पहुंच जाए, समाज के अंतर्गत जितनी भी बुराइयां विद्यमान हैं उन सब में सुधार किया जाए, समाज को सुधारा जाए, और जब समाज सुधरेगा तो हमारा राष्ट्र स्वतः ही सुधर जाएगा, राष्ट्र का लेवल ही अलग तौर पर हो जाएगा। उसके बाद में उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि वे बालक की उदार भावनाओं को जागृत करके उन्हें आध्यात्मिक भूमि पर लाना चाहते हैं। बालक, क्योंकि ये जो चाहते थे रविंद्रनाथ टैगोर कि बालक का समाज का सुधार हो, समाज में सारी की सारी चीजें अच्छी तरीके से हो, अच्छी तरीके से विद्यमान हो। ठीक है, समाज सुधरेगा यानी कि व्यक्ति सुधरेगा, यानी कि बालक सुधरेगा, बालक में सुधार होगा। जो विद्यालय है वो समाज की ही संस्था है, विद्यालय में जो शिक्षकगण जो पढ़ाते हैं वो समाज से ही निकल कर आते हैं, क्योंकि चीजें समाज से ही स्टार्ट होती है। इसलिए समाज जब सुधरेगा तो व्यक्तिगत स्वतः ही सुधर जाएंगे, फिर
बच्चे को वो सारी शिक्षा दी जाएगी जो कि समाज के सुधारने के हित में होगी, और जो कि समाज की जो बुराइयां हैं उनके खिलाफ भी चीजें सुधारने के हित में होगी। तो ऐसी स्थिति में उन्होंने बच्चे को, जो बालक को बहुत ही कोमल माना है, और बालक के अंतर्गत सभी शिक्षा का गुणों का विकास होना चाहिए, शारीरिक, मानसिक, लेकिन उन्होंने आध्यात्मिक शिक्षा पर भी बहुत अधिक बल दिया है। बच्चा चाहे कितना भी बड़ा हो जाए, कितना भी ऊंचे स्थान पर पहुंचे, लेकिन वो कभी भी अपनी जमीन को ना भूले, अपनी जमीन को ना भूले, अपना जो उसका अस्तित्व है उसको कभी ना भूले। हम चाहे कितने भी बड़े हो जाए, वो कहते हैं ना कि हम चाहे कितने भी बड़े हो जाए माँ बाप के लिए हमेशा हमारे बच्चे ही रहते हैं। बस वही वाली बात है, हम चाहे कितने भी बड़े हो जाए, लेकिन हम कभी भी हमारी मातृभूमि को ना भूलें, इसके हमेशा सम्मान करें, इसका कभी भी अनादर ना करें। तो जो ये सारे के सारे जो संवेग है, सारी जो भावनाएं हैं, उन सबका विकास करना चाहते थे रविंद्रनाथ टैगोर बालक के अंतर्गत, ताकि बालक जो है वो कभी भी उसके मन में ऐसी कोई भी खराब बात नहीं आए जो कि समाज के हितों के खिलाफ हो, जो एक व्यक्तित्व के विकास के हितों के खिलाफ हो, जो राष्ट्र के हितों के खिलाफ हो। और बच्चा हमेशा दया, भाव, करुणा, प्रेम, ये सारी चीजें संभाल कर रखे अपने मन में, और समय आने पर वो समय आने पर दूसरों से वैसे ही पेश आए, ताकि लोग उसे देखकर और अधिक प्रेरित हो सके। जो रविंद्रनाथ टैगोर थे वे अंतर्राष्ट्रीय अवबोध के बहुत बड़े समर्थक थे। बालकों में अंतर्राष्ट्रीय भावना को जागृत करना चाहते थे। अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय भी नहीं, अंतर्राष्ट्रीय। तो इससे हम समझ सकते हैं कि रविंद्रनाथ टैगोर कितने बड़े महान व्यक्तित्व थे कि उन्होंने सिर्फ अपने बारे में ना सोचकर, अपने समाज के बारे में ना सोचकर, अपने राष्ट्र के बारे में ना सोचकर संपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय स्तर को ऊंचा उठाने की बात कही है। अब खुद से जो चीजें हम समझ सके, खुद से जो चीजें हम कर सकते, वो चीजें होती हैं। तो ऐसे में उन्होंने सिर्फ और सिर्फ राष्ट्र प्रेम पर बल नहीं दिया, रविंद्रनाथ टैगोर ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बल दिया है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बच्चे उनके विकास को समझे, उनके राष्ट्र को समझे, अंतर्राष्ट्रीय स्तर को समझे। वे अपने राष्ट्र से बहुत प्रेम करते थे। रविंद्रनाथ टैगोर भारतीय राष्ट्र की परिस्थिति को सुधारने हेतु वे सुधारना चाहते थे, किंतु उनका राष्ट्र प्रेम अंतर्राष्ट्रीयता के मार्ग में बाधा नहीं था। वे समस्त विश्व को एक समझते थे, इसे हमें इस योग्य बनाना चाहते थे कि हम विश्व नागरिकता के प्रति सम्मान का भाव रख सके। वो राष्ट्र से बहुत प्रेम करते थे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो अंतर्राष्ट्रीयता के खिलाफ थे। वो पूरे अंतर्राष्ट्रीयता स्तर को एक समझते थे कि सभी राष्ट्र एक है, और सभी अलग अलग राष्ट्रवाद नागरिकों के प्रति सम्मान का भाव रखते थे। तो सोचिए, इतना महान व्यक्तित्व जब शिक्षा के क्षेत्र में उतरेगा और शिक्षा के क्षेत्र में अपने सिद्धांत, अपने गुणों, विशेषताओं, उद्देश्यों का जब प्रतिपादन करेगा, तो उस शिक्षा का लेवल ही अलग हो जाएगा। नेक्स्ट है टैगोर के शिक्षा दर्शन के सिद्धांत। अब टैगोर जी ने शिक्षा दर्शन के सिद्धांत जो दिए हैं वो हम पढ़ेंगे कल, ठीक है।